नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान जूलियस सीजर मिस्र की रानी क्लियोपैट्रा से मिलने आया है। सब उम्मीद कर रहे हैं कि रानी शाही अंदाज में हाथियों और सैनिकों के साथ उनका स्वागत करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। सीजर अपने महल में इंतजार कर रहा है, तभी एक सैनिक एक बड़ा सा कालीन लेकर आता है और उसे सीजर के कदमों में खोल देता है, और उस कालीन से निकलती हैं रानी क्लियोपैट्रा। ये कोई शाही मुलाकात नहीं थी, ये एक नाटक था, एक प्रदर्शन था, एक ऐसा कदम जिसने सीजर के पहरेदारों, उसकी तर्क शक्ति और उसकी सारी योजनाओं को एक झटके में दरकिनार कर दिया। क्लियोपैट्रा ने सीधे सीजर के मन, उसकी कल्पना और उसकी इच्छा पर हमला किया था। ये कहानी रॉबर्ट ग्रीन की किताब द आर्ट ऑफ सिडक्शन का सार है। ये किताब कोई साधारण डेटिंग गाइड नहीं है। ये मनोविज्ञान, रणनीति और शक्ति का एक गहरा विश्लेषण है जो हमें सिखाती है कि इतिहास में आकर्षण और प्रभाव का खेल कैसे खेला गया है। ये सिर्फ रोमांस के बारे में नहीं है, ये उस शक्ति के बारे में है जिससे साम्राज्य गिराए गए, चुनाव जीते गए और महान दिमागों को गुलाम बनाया गया। तो चलिए आज इस जटिल और आकर्षक कला की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि इच्छा का मनोविज्ञान आखिर काम कैसे करता है। भाग 1, आकर्षण की कला, एक मोहक मानसिकता को समझना। मूल सिद्धांत, यह मनोविज्ञान का खेल है, सुंदरता का नहीं। सबसे पहले इस गलतफहमी को दूर करना जरूरी है कि सिडक्शन या आकर्षण सिर्फ शारीरिक सुंदरता पर निर्भर करता है। रॉबर्ट ग्रीन का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण तर्क यही है कि सिडक्शन एक कला है, एक कौशल है जिसे कोई भी सीख सकता है। इसका आपके लुक्स से कोई लेना देना नहीं है। असली खेल मनोविज्ञान का है। एक सच्चा सिड्यूसर या आकर्षक व्यक्तित्व कभी भी आत्ममुग्ध यानी सेल्फ एब्जॉर्ब्ड नहीं होता। उसकी नज़र हमेशा बाहर की ओर होती है, दूसरे व्यक्ति के मन के अंदर। वो ये समझने की कोशिश करता है कि सामने वाले की ज़रूरतें क्या हैं, उसकी असुरक्षाएं क्या हैं और उसके सपने क्या हैं। हर सामाजिक बातचीत, चाहे वो दफ्तर में हो या दोस्तों के बीच, एक संभावित सिडक्शन का अवसर है। लोग असलियत से ज़्यादा कल्पना, भ्रम और खेल के लिए तरसते हैं। वे अपनी रोज़मर्रा की उबाऊ जिंदगी से एक पलायन चाहते हैं। एक सिड्यूसर उन्हें वही पलायन प्रदान करता है। वो एक ऐसी दुनिया बनाता है जो थोड़ी ज्यादा नाटकीय, थोड़ी ज्यादा रोमांचक और हकीकत से थोड़ी ज्यादा दिलचस्प होती है। इस कला का सबसे शक्तिशाली हथियार है सहानुभूति, लेकिन एक रणनीतिक सहानुभूति। ये दूसरे व्यक्ति की आत्मा में प्रवेश करने, दुनिया को उनकी आंखों से देखने की क्षमता है। जब आप किसी को आईने की तरह उसकी ही अच्छाइयां और इच्छाएं दिखाते हैं तो वो व्यक्ति सहज रूप से आपकी ओर खिंचता है, क्योंकि लोग मन ही मन आत्म केंद्रित होते हैं और अपने जैसे लोगों को पसंद करते हैं। जब आप किसी को इतनी गहराई से समझने का एहसास दिलाते हैं तो एक शक्तिशाली बंधन बनता है। ये एहसास कि किसी ने आपको सच में देखा और समझा है, दुनिया में एक दुर्लभ चीज है, और यही सिडक्शन की नींव है। ये दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं है, बल्कि उन्हें ये महसूस कराने की कला है कि वे आपके साथ अपने सबसे अच्छे संस्करण को जी सकते हैं। एंटी सिड्यूसर, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद हैं। आकर्षक बनने से पहले यह सीखना जरूरी है कि अनाकर्षक बनना कैसे बंद करें। ग्रीन एक कॉन्सेप्ट देते हैं, एंटी सिड्यूसर। ये वो लोग होते हैं जो अपनी असुरक्षा और आत्ममुग्धता में इतने डूबे होते हैं कि वे दूसरों को आकर्षित करने के बजाय दूर भगाते हैं। उनमें आत्म जागरूकता की भारी कमी होती है और वे कभी समझ ही नहीं पाते कि वे कब दूसरों को परेशान कर रही हैं, बहुत ज्यादा बोल रही हैं या अपनी जरूरतों को थोप रही हैं। एंटी सिड्यूसर के कई प्रकार हैं, लेकिन उन सब की जड़ एक ही है, गहरी असुरक्षा। आइए कुछ मुख्य प्रकारों को पहचानें। द ब्रूट यानी क्रूर। ये अधीर और अहंकारी होते हैं। वे सिर्फ अपनी खुशी की परवाह करते हैं और इंतजार नहीं कर सकते। उनका अधीर स्वभाव ये दिखाता है कि वे आपके बारे में नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोच रही हैं। द सफोकेटर यानी दम घोटने वाला। ये बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा प्यार में पड़ जाते हैं। ये इतने जरूरतमंद होते हैं कि वे आपके जीवन में हर जगह छा जाना चाहते हैं, जिससे आपको घुटन महसूस होती है। उनकी जरूरतें एक ऐसे गहरे कुएं की तरह हैं जो कभी नहीं भर सकता। द मॉरलाइजर यानी नैतिकतावादी। ये हमेशा आपको सुधारने की कोशिश करते हैं। वे आपकी आलोचना करते हैं, आपको जज करते हैं और अपने मानदंडों पर खरा उतरने के लिए दबाव डालते हैं। असल में वे अपनी ही कमियों से असहज होते हैं और दूसरों पर हावी होकर बेहतर महसूस करना चाहते हैं। द टाइट वॉड यानी कंजूस। ये सिर्फ पैसे से ही नहीं बल्कि भावनाओं से भी कंजूस होते हैं। उनकी कंजूसी उनके चरित्र में एक प्रकार की संकीर्णता को दर्शाती है जो उन्हें जोखिम लेने या दिल खोलने से रोकती है। द बम्बलर यानी अनाड़ी। ये बेहद आत्मसचेत और अजीब होते हैं। उनकी घबराहट और असहजता संक्रामक है और आप भी उनके साथ असहज महसूस करने लगते हैं। वे हमेशा इस बात की चिंता करते हैं कि वे कैसे दिख रहे हैं,
बजाय इसके कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। द विंड बैग यानी बातूनी, ये लगातार अपने बारे में बात करते रहते हैं। वे आपकी सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते, जिससे आप महत्वहीन महसूस करते हैं। द रिएक्टर यानी प्रतिक्रियावादी, ये अपने अहंकार को लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं। वे आपकी हर बात और हर हरकत में अपना अपमान खोजते हैं। वे शिकायत करने और रोने धोने में माहिर होते हैं। द वल्गेरियन यानी अशिष्ट, इनमें शिष्टाचार, स्टाइल और बारीकियों पर ध्यान देने की कमी होती है। उनके कपड़े, उनकी बातें और उनके काम सब कुछ बेढंगा और अनाकर्षक होता है। इन एंटी सिडेक्टिव लक्षणों को खुद में पहचानना शर्म की बात नहीं है, बल्कि ये व्यक्तिगत विकास का सबसे सीधा रास्ता है। इन आदतों की जड़ असुरक्षा है। ब्रूट की अधीरता अस्वीकार के डर से आती है। सफोकेटर की जरूरतें एक गहरे खालीपन से आती हैं। विंडबैग की बातें सत्यापन की भूख से आती हैं। तो इन आदतों को खत्म करने का मतलब सिर्फ दूसरों के लिए ज्यादा आकर्षक बनना नहीं है, बल्कि खुद के लिए एक ज्यादा आत्मविश्वासी, सुरक्षित और सामाजिक रूप से बुद्धिमान इंसान बनना है। ये किताब का पहला सबक है। दूसरों को प्रभावित करने से पहले खुद पर महारत हासिल करो। शक्ति के 9 रास्ते, मोहक आद्य रूपों का परिचय। अब जबकि हमने समझ लिया है कि क्या नहीं करना है, तो आइए देखते हैं कि क्या करना है। रॉबर्ट ग्रीन 9 तरह की सीड्यूसर आद्य रूपों का वर्णन करते हैं। ये अलग अलग मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल हैं जिन्हें कोई भी विकसित कर सकता है। ग्रीन का मानना है कि हम सब में स्वाभाविक रूप से इनमें से एक या अधिक प्रकारों की ओर झुकाव होता है। महारत अपनी उस प्राकृतिक शक्ति को पहचानने और उसे कला के साथ निखारने में है। ये कठोर श्रेणियां नहीं हैं, बल्कि वो भूमिकाएं हैं जो आप निभा सकते हैं। सिडक्शन एक प्रदर्शन है, एक सचेतन रूप से बनाया गया व्यक्तित्व। अगले भाग में हम इन 9 किरदारों की दुनिया में गहराई से उतरेंगे और उनकी शक्ति के रहस्यों को उजागर करेंगे। भाग 2, शक्ति के आद्य रूप, मोहक व्यक्तित्वों का गहरा विश्लेषण। रॉबर्ट ग्रीन द्वारा बताए गए 9 सेड्यूसर आद्य रूप शक्ति के अलग अलग रूप हैं और हर एक इंसान की किसी न किसी बुनियादी इच्छा को अपील करता है। ये सिर्फ व्यक्तित्व के प्रकार नहीं हैं, बल्कि रणनीतिक भूमिकाएं हैं। आइए इन सभी को विस्तार से समझते हैं। आद्य रूप, मूल मनोवैज्ञानिक अपील, ऐतिहासिक उदाहरण, आधुनिक समानांतर, प्रतीक। साइरन, रोमांच और पलायन की कल्पना। क्लियोपैट्रा, मर्लिन मुनरो, जल। रेक, तीव्र और समर्पित प्रेम की चाह। जियाकोमो कैसनोवा, डॉन जुआन, काल्पनिक, अग्नि। आदर्श प्रेमी, अधूरे सपनों को पूरा करने वाला। मैडम डी पॉम्पडोर, कोई विशिष्ट नहीं, चित्रकार, पोर्ट्रेट पेंटर। डैंडी, स्वतंत्रता और गैर अनुरूपता का आकर्षण। मार्लीन डाइट्रिच, प्रिंस, ऑर्किड। नेचुरल, बचपन की मासूमियत और सहजता। चार्ली चैपलिन, जिंदाया, मेमना। कोकेट, अनिश्चितता और चुनौती का रोमांच। महारानी जोसेफिन, एंडी वॉरहोल, परछाई। चामा, आराम और आत्ममूल्य की भावना। बेंजामिन डिज़राइली, ओपरा विनफ्रे, आईना। करिस्मेटिक, करिश्माई करिश्मा, उद्देश्य और आत्मविश्वास की शक्ति। जॉन एफ कैनेडी, कोई विशिष्ट नहीं, दीपक। स्टार, आकर्षण की वस्तु, कोई विशिष्ट नहीं, बियॉन्से, धूमकेतु। कल्पना के स्वामी, सपनों का निर्माण करने वाले। साइरेन, परम कल्पना की वस्तु। साइरेन रोमांच, आनंद और सीमाओं से मुक्ति का प्रतीक है। उसकी शक्ति उसके नाटकीय, लगभग अलौकिक रूप में निहित है। वो ग्लैमर, ललितता और रहस्य का ऐसा मिश्रण बनाती है जो पुरुषों को अपनी मर्दानगी का तीव्र एहसास कराता है। साइरेन का आकर्षण दृश्य और कामुक होता है। उसकी आवाज, उसकी चाल, उसका पहनावा, सब कुछ मंत्रमुग्ध करने के लिए डिजाइन किया गया है। वो कभी पीछा नहीं करती। वो अपनी शांत और अविचलित उपस्थिति से लोगों को अपनी ओर खींचती है। वो पानी की तरह है, तरल, जिसे पकड़ा नहीं जा सकता और हमेशा थोड़ी पहुंच से बाहर, जो उसे और भी ज्यादा वांछनीय बनाता है। इतिहास में क्लियोपैट्रा ने जूलियस सीजर और मार्क एंटनी को अपने नाटकीय प्रवेश और शाही आकर्षण से मोहित किया था। आधुनिक समय में मर्लिन मुनरो अपनी धीमी आवाज और कामुकता से एक आदर्श सायरन बनी। रेक, उत्कट अनुयायी का स्वामी। रेक सायरन का मर्द समकक्ष है,
लेकिन उसकी शक्ति उसके अथक और तीव्र अनुसरण में है। वो अपने शब्दों और जुनून के माध्यम से एक महिला को ये महसूस कराता है कि वो उसके ब्रह्मांड का केंद्र है। उसकी भक्ति इतनी नशीली होती है कि वो सच लगती है, भले ही वो ना हो। एक लापरवाह लेडीज मैन के रूप में उसकी प्रतिष्ठा उसके आकर्षण को और भी बढ़ा देती है, क्योंकि ये एक तरह का सामाजिक प्रमाण है। रेक खतरनाक है, लेकिन उसका आकर्षण अप्रतिरोध्य है। वो आग की तरह है, एक ऐसी इच्छा से जलता हुआ जो अनियंत्रित और रोमांचक लगती है। जियाकोमो कैसनोवा इतिहास के सबसे कुख्यात रेक में से एक थे और अनगिनत महिलाओं को ये महसूस कराकर बहलाते थे कि वे ही उनकी दुनिया है। आदर्श प्रेमी, कल्पना साकार। आदर्श प्रेमी एक गिरगिट की तरह होता है। वो अपने लक्ष्य का अध्ययन करता है, उनके जीवन में फील रही कमी, उनके अधूरे सपनों और दबी हुई कल्पनाओं को खोजता है और फिर ठीक उसी कल्पना का अवतार बन जाता है। वे भ्रम के कलाकार हैं। वे आपको ये महसूस नहीं कराते कि वो आपको सिड्यूस कर रहे हैं। वे आपको ये महसूस कराते हैं कि आप महान बन रहे हैं, कि आप अपनी कमियों से ऊपर उठ रहे हैं। वे आपको एक देवता या देवी की तरह महसूस कराते हैं और इस क्षमता के लिए उन्हें अपार शक्ति मिलती है। फ्रांस के राजा लुई 15 के लिए मैडम डी पॉम्पडोर वही रोमांच बन गईं जिनकी उन्हें अपनी जिंदगी में कमी महसूस होती थी, और इस तरह उन्होंने अपार शक्ति हासिल की। साजिश के मास्टर, खेल खेलने वाले। डैंडी, अस्पष्टता का आकर्षण। डैंडी सामाजिक नियमों को अस्वीकार करता है। वे अपनी इमेज के साथ खेलते हैं और अक्सर एक आकर्षक और उभयलिंगी पर्सनैलिटी, बीच की पर्सनैलिटी बनाते हैं। उनका आकर्षण उनकी आत्मनिर्भरता में निहित है। उन्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है और यही बात उन्हें बेहद वांछनीय बनाती है। हम में से ज्यादातर लोग समाज द्वारा दी गई सीमित भूमिकाओं में फंसा हुआ महसूस करते हैं, और डैंडी हमें उस स्वतंत्रता की एक झलक दिखाता है जिसकी हम लालसा करते हैं। अभिनेत्री मार्लीन डाइट्रिच, जो मर्दों के कपड़े पहनती थी, और संगीतकार प्रिंस अपनी असाधारण स्टाइल के साथ डैंडी के आदर्श उदाहरण हैं। कोकेट, खींचतान की कला। कोकेट संतुष्टि में देरी करने का स्वामी है। वे गर्मी और ठंडक के बीच बारी बारी से व्यवहार करते हैं, अपने लक्ष्य को भ्रम, आशा और निराशा की स्थिति में रखते हैं। ये अनिश्चितता एक तीव्र व्यसनी लालसा पैदा करती है। जब वो ध्यान देते हैं तो लक्ष्य धन्य हो जाता है, जब वो पीछे हटते हैं तो लक्ष्य असुरक्षित महसूस करता है और उस ध्यान को वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। ये बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक गेम है जो इंसान की असुरक्षाओं पर काम करता है। नेपोलियन बोनापार्ट की पत्नी महारानी जोसेफिन स्नेह और उदासीनता के बीच बारी बारी से व्यवहार करके नेपोलियन को अपने प्रति जुनूनी बनाए रखती थीं। चामर, पसंद किए जाने का स्वामी। चामर लोगों को उनके बारे में अच्छा महसूस करा के सिड्यूस करता है। वे सेक्स से नहीं बल्कि आराम और वैलिडेशन से आकर्षित करते हैं। वे विशेषज्ञ श्रोता होते हैं जो पूरी तरह से अपने लक्ष्य के दर्द, सुख और इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे चापलूसी और सहानुभूति का उपयोग करके आरामदायक और सुखद माहौल बनाते हैं। उनकी शक्ति लोगों को रिलैक्स करने और अपनी सुरक्षा कम करने की क्षमता में है। वे आपको कभी भी सीधे तौर पर कुछ करने के लिए नहीं कहते। वे एक ऐसा मूड बनाते हैं जिसमें आप उनकी मदद करना चाहते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली ने महारानी विक्टोरिया को आकर्षित करके उन्हें अपने पक्ष में कर लिया था। उपस्थिति के मास्टर, एक विचार का प्रतीक। नेचुरल, मासूमियत का आकर्षण। नेचुरल में एक बच्चे जैसी सहजता, ईमानदारी और चंचलता होती है जो दूसरों को निरस्त्र कर देती है। वे लोगों को बचपन के सुनहरे स्वर्ग में वापस ले जाते हैं, एक ऐसा समय जब जीवन सरल और चिंता मुक्त था। उनका आकर्षण सहज लगता है, जैसे कि ये उनके व्यक्तित्व का एक प्राकृतिक हिस्सा हो। वे बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करते और उनकी यही सहजता लोगों को अपनी रक्षा की दीवारें गिराने पर मजबूर कर देती है। चार्ली चैपलिन ने अपनी चंचल और वल्नरेबल ऑन स्क्रीन इमेज के साथ लाखों का दिल जीता था, जो नेचुरल आद्य रूप का एक आदर्श उदाहरण है। करिज्मेटिक, आंतरिक आत्मविश्वास की चमक। करिज्मेटिक व्यक्ति एक तीव्र आंतरिक आत्मविश्वास, उद्देश्य या संतोष की भावना प्रदर्शित करता है जिसकी ज्यादातर लोगों में कमी होती है और वे उसकी लालसा करते हैं। उनकी ऊर्जा संक्रामक होती है। वे अपने शक्तिशाली दृष्टिकोण और उपस्थिति के माध्यम से भक्ति को प्रेरित करते हैं। वे अक्सर महान वक्ता होते हैं और उनकी आंखों में एक भेदन की इंटेंसिटी होती है। लोग उनकी ओर ऐसे खींचे चले आते हैं जैसे पतंगे लौ की ओर।
जॉन एफ कैनेडी अपने करिश्माई उपस्थिति के लिए जाने जाते थे, जिसने उन्हें राजनीतिक शक्ति हासिल करने में मदद की थी। स्टार, आकर्षण की वस्तु। स्टार एक ध्रुवमीय और अलौकिक उपस्थिति बनाकर सिड्यूस करता है, जो सांसारिक वास्तविकता से एक पलायन प्रदान करता है। वे अस्पष्ट और रहस्यमयी होते हैं, हमेशा थोड़ी दूरी बनाए रखते हैं, जिससे लोग उन पर अपनी कल्पनाओं को प्रोजेक्ट कर सकें। आधुनिक समय में बियॉन्से अपनी सावधानी से तैयार की गई इमेज और प्रभावी मंच प्रस्तुति के साथ एक स्टार आद्य रूप का प्रतीक है। भाग 3, भव्य रणनीति, सिडक्शन की प्रक्रिया। सिर्फ एक आकर्षक व्यक्तित्व अपना लेना ही काफी नहीं है। सिडक्शन एक प्रक्रिया है, एक सोची समझी रणनीति जिसके कई चरण होते हैं। रॉबर्ट ग्रीन ने इस प्रक्रिया को 24 कदमों में बांटा है, जिन्हें 4 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। आइए इस भव्य रणनीति को समझें। अपने लक्ष्य को जानें। ग्रहणशीलता का मनोविज्ञान। इस प्रक्रिया का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि आप किसी संतुष्ट व्यक्ति को सिड्यूस नहीं कर सकते। सिडक्शन हमेशा किसी कमी, किसी खालीपन को भरने के सिद्धांत पर काम करता है। इसलिए सही लक्ष्य चुनना आधी लड़ाई जीतने जैसा है। ग्रीन 18 प्रकार के शिकार या कहें कि मनोवैज्ञानिक आवश्यकता प्रोफाइल की पहचान करते हैं। ये वे लोग हैं जो अपनी जिंदगी में किसी चीज की कमी महसूस कर रहे हैं और इसलिए सिडक्शन के प्रति ग्रहणशील हैं। कुछ प्रमुख प्रोफाइल हैं। द डिसअपॉइंटेड ड्रीमर या निराश सपने देखने वाला। ये लोग अपनी नीरस वास्तविकता से बचने के लिए कल्पना और रोमांस की लालसा रखते हैं। वे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में हैं जो उन्हें एक साहसिक कहानी का हिस्सा बना सके। द क्रश्ड स्टार यानी कुचला हुआ सितारा। इनके जीवन में कभी एक ऐसा समय था जब वे ध्यान का केंद्र थे। शायद वे सुंदर थे या एक प्रतिभाशाली एथलीट थे, लेकिन अब वो दिन चले गए हैं। वे उस चमक को फिर से पाने के लिए तरसते हैं। द पैम्पर्ड रॉयल यानी लाड़ प्यार वाला शाही। इन्हें बचपन में बहुत लाड़ प्यार मिला है और अब वे उसी तरह के निरंतर मनोरंजन, नवीनता और ध्यान की तलाश में हैं। वे आसानी से ऊब जाते हैं और उन्हें लगातार आश्चर्य की जरूरत है। द रेस्क्यूअर यानी बचावकर्ता। ये उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जिनकी जिंदगी में समस्याएं हैं। दूसरों की मदद करके और उन्हें बचाकर वे खुद को श्रेष्ठ और नियंत्रण में महसूस करते हैं। द न्यू प्रूड या नया संकोची। ये लोग नैतिकता और सही गलत को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे वर्जित और साहसिक चीजों के प्रति आकर्षित होते हैं। वे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में हैं जो उन्हें उनकी सीमाओं से बाहर ले जा सके। यहाँ महत्वपूर्ण बात सिर्फ एक खालीपन खोजना नहीं है, बल्कि एक ऐसा खालीपन खोजना है जो आपके अपने सिडक्टिव आद्य रूप के साथ मेल खाता हो। इसे मनोवैज्ञानिक प्रतिध्वनि का सिद्धांत कहा जा सकता है। एक चार्मर शायद पैम्पर्ड रॉयल के मनोरंजन की जरूरत को उतना पूरा नहीं कर सकता जितना कि एक सायरन कर सकती है। एक रैक उस सुधरे हुए रैक के लिए एकदम सही है जो एडवेंचर की कमी महसूस कर रहा है। ग्रीन चेतावनी देते हैं कि कभी भी अपने जैसे ही प्रकार के व्यक्ति को सिड्यूस करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप दोनों में एक ही तरह की कमियां होंगी और आप एक दूसरे का खालीपन नहीं भर पाएंगे। सफलता सिड्यूसर की ताकत और लक्ष्य की गहरी जरूरतों के बीच सही मेल पर निर्भर करती है। चरण 1, अलगाव, रुचि और इच्छा जगाना। इस चरण का लक्ष्य है अपने लक्ष्य के दिमाग पर कब्जा करना। आप चाहते हैं कि जब आप आसपास ना हो तो वे आपके बारे में सोचें। इसके लिए कुछ प्रमुख रणनीतियां हैं। सही शिकार चुनें। कदम 1, जैसा कि हमने चर्चा की, किसी ऐसे व्यक्ति को चुनें जिसके जीवन में एक खालीपन है जिसे आप भर सकते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क करें। कदम 2, बहुत ज्यादा उत्सुकता या सीधापन लोगों को रक्षात्मक बना देता है। शुरुआत में अपने इरादों को छिपाकर रखें। एक झूठी सुरक्षा की भावना पैदा करें, जैसे कि आप सिर्फ दोस्ती में रुचि रखते हैं। मिले जुले संकेत भेजें। कदम 3, रहस्य और साजिश पैदा करें। कभी आध्यात्मिक और कभी सांसारिक, कभी मासूम और कभी चालाक दिखें। ये विरोधाभास लोगों को सोचने पर मजबूर करता है कि आपकी सतह के नीचे और भी बहुत कुछ है। एक वांछित वस्तु के रूप में दिखें। कदम 4, त्रिकोण बनाएं। ये दिखाएं कि दूसरे लोग भी आपको चाहते हैं। सामाजिक प्रमाण आपकी कीमत बढ़ाता है। लोग वही चाहते हैं जो दूसरे चाहते हैं। एक जरूरत पैदा करें। कदम 5, धीरे धीरे उनके मन में अपनी वर्तमान जिंदगी के प्रति असंतोष और चिंता पैदा करें। उन्हें यह महसूस कराएं कि उनकी जिंदगी में कुछ कमी है और आप ही उस कमी को पूरा करने का समाधान है। चरण 2, गुमराह करना, आनंद और भ्रम पैदा करना।
एक बार जब आप उनकी रुचि जगा देते हैं तो अगला चरण उनके भावनात्मक निवेश को गहरा करना है। इसका लक्ष्य एक भावनात्मक रोलर कोस्टर बनाना है जो उन्हें आपके साथ बांध दे। उन्हें अनिश्चितता में रखें। कदम 9, अप्रत्याशित बने। उन्हें कभी ये अनुमान ना लगने दें कि आप आगे क्या करेंगे। आश्चर्य और नवीनता रुचि को जीवित रखती है। शब्दों की शक्ति का उपयोग करें। कदम 10, सुझावात्मक, अस्पष्ट और चापलूसी भरी भाषा का उपयोग करें जो उनकी कल्पनाओं को हवा दे। तर्क से नहीं, भावनाओं से बात करें। अपनी उपस्थिति को काव्यात्मक बनाएं। कदम 12, उपस्थिति और अनुपस्थिति की कला में महारत हासिल करें। जब आप दूर होते हैं तो ये उन्हें आपके बारे में कल्पना करने और आपको आदर्श बनाने का मौका देता है। आपकी अनुपस्थिति आपको और भी ज्यादा वांछनीय बनाती है। कमजोरी से निरस्त्र करें। कदम 13, रणनीतिक रूप से अपनी कोई कमजोरी या भेद्यता दिखाएं। ये सहानुभूति पैदा करता है और उन्हें अपनी रक्षा की दीवारें गिराने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये दिखाता है कि आप भी इंसान हैं। पीड़ित को अलग करें। कदम 15, उन्हें उनके सामान्य वातावरण, मित्रों और दिनचर्या से दूर ले जाएं। जब वे अकेले और एक नई जगह पर होते हैं तो वे भावनात्मक रूप से आप पर अधिक निर्भर हो जाते हैं। ये एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक कदम है जो उनके जीवन में आपकी केंद्रीय भूमिका को स्थापित करता है। भाग 4, अंतिम खेल, महारत, नैतिकता और असली सबक। सिडक्शन की प्रक्रिया के अंतिम चरण सबसे गहन और निर्णायक होते हैं। यहाँ भावनात्मक बंधन को इतना गहरा कर दिया जाता है कि वो अटूट हो जाए और अंततः समर्पण की स्थिति पैदा होती है। लेकिन असली सवाल ये है कि इस शक्ति का उपयोग कैसे किया जाए और इसका अंतिम सबक क्या है। चरण 3, कगार, प्रभाव को गहरा करना। इस चरण में ऐसे साहसिक कदम उठाए जाते हैं जो लक्ष्य के मन पर एक स्थायी छाप छोड़ते हैं। ये उन्हें भावनात्मक रूप से एक ऐसी कगार पर ले जाने जैसा है जहां से वापसी मुश्किल हो। खुद को साबित करें। कदम 16, जब आपका लक्ष्य असुरक्षित महसूस करने लगे या पीछे हटने लगे तो एक सोचा समझा निस्वार्थ कार्य करें। ये उनकी शंकाओं को दूर कर देगा और आपके इरादों में उनके विश्वास को मजबूत करेगा। शब्द नहीं, कर्म विश्वास पैदा करते हैं। प्रतिगमन को प्रभावित करें। कदम 17, ये एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है। लोगों के बचपन की गहरी भावनाओं को लक्षित करें। उनके जीवन में माता पिता की जो रोल अधूरी रह गई थी वो भूमिका निभाएं। उन्हें वो बिना शर्त स्वीकृति और सुरक्षा प्रदान करें जो उन्हें बचपन में नहीं मिली थी। ये गहरा और लगभग अचेतन बंधन बनाता है। वर्जित और निषिद्ध को उकसाएं। कदम 18, लोगों में निश्चित चीजों के प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण होता है। उनके साथ एक ऐसा बंधन बनाएं जो थोड़ा गुप्त, थोड़ा खतरनाक लगे। ये महसूस कराएं कि आप दोनों दुनिया के खिलाफ एक साझा रहस्य में भागीदार हैं। ये एक अद्वितीय और रोमांचक संबंध बनाता है। सुख और दर्द को मिलाएं। कदम 20, ये कॉकेट की मुख्य रणनीति है और सिडक्शन के सबसे शक्तिशाली सिद्धांतों में से एक है। लगातार अच्छा व्यवहार उबाऊ और अविश्वसनीय हो सकता है। कभी कभी थोड़ी ठंडक, थोड़ी दूरी या एक छोटी सी निराशा चिंता पैदा करती है। जब आप फिर से गर्मजोशी दिखाते हैं तो वो सुख और भी तीव्र महसूस होता है। ये चक्र व्यसनी हो सकता है क्योंकि लक्ष्य उस सुख की वापसी के लिए तरसने लगता है। अंतिम प्रहार, ये प्रक्रिया का समापन है जहां भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक तैयारी शारीरिक समर्पण में बदल जाती है। यहां मुख्य ध्यान समय और निर्णायकता पर है। साहसिक कदम उठाएं। कदम 23, एक समय आता है जब शब्द और इशारे काफी नहीं होते। जब आपका लक्ष्य भावनात्मक रूप से अभिभूत हो, भ्रमित हो और आपकी इच्छा कर रहा हो, तब एक साहसिक और निर्णायक कदम उठाने का समय है। हिचकिचाहट उस जादू को तोड़ सकती है जिसे आपने इतनी मेहनत से बनाया है। बाद के प्रभावों से सावधान रहें। कदम 24, सिडक्शन सिर्फ विजय प्राप्त करने पर समाप्त नहीं होता। यदि आप एक दीर्घकालिक संबंध चाहते हैं तो आपको सिडक्शन की कला को जीवित रखना होगा। आत्मसंतुष्टि रिश्ते को मार देती है। रहस्य, अप्रत्याशितता और ध्यान का खेल जारी रहना चाहिए ताकि आकर्षण कभी खत्म ना हो। अंतिम सबक, हेरफेर से परे संबंध तक। तो इस सब का क्या मतलब है? क्या द आर्ट ऑफ सिडक्शन सिर्फ दूसरों को अपनी इच्छा के अनुसार चलाने के लिए एक अनैतिक गाइड है? कुछ लोग इसे इसी तरह से देखते हैं और इसमें हेरफेर की क्षमता निश्चित रूप से है, लेकिन इसका एक गहरा और अधिक मूल्यवान पाठ भी है। इस किताब का सबसे बड़ा मूल्य एक कैसे करे मैनुअल के रूप में नहीं, बल्कि मानव इच्छा की प्रकृति पर एक दार्शनिक पाठ के रूप में है।
ये हमें सिखाती है कि हम वास्तव में किसी दूसरे व्यक्ति की लालसा नहीं करते, हम उस भावना की लालसा करते हैं जो वो व्यक्ति हमारे अंदर पैदा करता है। हम वांछित महसूस करना चाहते हैं, रेख। हम वास्तविकता से बचना चाहते हैं, स्टार। हम समझे जाना चाहते हैं, चार्मर। हम फिर से मासूम महसूस करना चाहते हैं, नेचुरल। सिडक्शन इन भावनाओं को व्यवस्थित करने की कला है। ये इस बात की गहरी समझ है कि लोग वास्तव में भावनात्मक रूप से क्या चाहते हैं। ये किताब हमें दिखाती है कि सच्चा आकर्षण दूसरों पर ध्यान केंद्रित करने से आता है। उनकी ज़रूरतों को सुनना, उनके सपनों को समझना और उन्हें अपनी ही नज़रों में बेहतर महसूस कराना। सबसे शक्तिशाली सिडक्शन वो है जब आप किसी को उसके आदर्श स्व का प्रतिबिंब अपनी आंखों में दिखाते हैं। लोग उस व्यक्ति के प्यार में पड़ जाते हैं जो उन्हें ये महसूस कराता है कि वो क्या बन सकते हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो हमें रोजमर्रा की जीवन की नीरसता से निकालकर एक ऐसी दुनिया में ले जाए जहां कल्पना, खेल और भावनाएं प्रबल हों। अंतिम संदेश तो सिडक्शन की असली कला खुद को भूल जाने, दूसरे की दुनिया में प्रवेश करने और एक ऐसा क्षण करने में है जो इतना तीव्र हो कि बाकी दुनिया गायब हो जाए। ये किसी को वास्तव में जीवित महसूस कराने की कला है। ये सिर्फ किसी को पाने के बारे में नहीं, ये एक ऐसे अनुभव के बारे में है जिसे वो कभी नहीं भूलेंगे। ये समझना कि लोग शून्यता और मूल्यवानिता की भावनाओं से जूझते हैं और उन्हें उस भावना से एक पल के लिए भी मुक्ति दिलाना एक गहरा और शक्तिशाली संबंध बना सकता है। अंत में ये किताब हमें सिखाती है कि प्रभाव और आकर्षण की जड़ें गहरी मनोवैज्ञानिक समझ और एक वास्तविक, यद्यपि सामरिक, मानवीय संबंध में निहित है। अगर आपको ये गहन विश्लेषण पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक करें। मानव मनोविज्ञान और शक्ति की रणनीतियों पर और अधिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आप किस सिडक्टिव आद्य रूप से सबसे ज्यादा जुड़ते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।